प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग मल अवरोध जब होता है तो उसमें ये जो हमारा ये अवयव क्या रहते हैं, कौन से अवयव इन्वॉल्व रहते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग के स्क्रीन पे पूरा पक्वाशय दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसी से बात करेंगे। ये तो मॉडर्न व्यू हो गया, पूरा जो पक्वाशय बताया है। हम लोग कुछ आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बात करेंगे, क्योंकि आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं और आप लोग भी पेशेंट देखते हैं, सारा चीज आप लोगों को भी मालूम है। लेकिन जो हम लोग शाम को 7:30 बजे कुछ बातें करते हैं, वह सभी का प्रैक्टिस में बढ़ा देता है। मतलब कुछ ना कुछ डीप नॉलेज जो मिलता है और डिस्कशन होता है, उससे कुछ ना कुछ हमें सोचने का कुछ एक नया जरिया मिलता है कि हम अपने पेशेंट को किस तरह से डील करें, क्या ट्रीटमेंट दें। तो मैं आप लोगों को यही सब बताऊंगा। अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है, एक बार देखिएगा अनम्यूट हो रहा है कि नहीं। मैं अभी अपना लेक्चर शुरू करता हूँ, 1 मिनट रुकिए। मैंने कुछ लोगों को को होस्ट बना दिया है। हाँ, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो मल का अवरोध जब होता है या मल जब अड़क के रहता है, अटक के रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मलावरोध। अवरोध हो रहा है मल का। मल ये एक पदार्थ है, कुछ टाइम तक वो धारण काम करता है शरीर में, वो उसको धारण करके शरीर रखता है मल को, क्योंकि दोष धातु मलामूलम है शरीरम। और अवष्टंभ पुरुषस्य, अवष्टंभ करना मतलब धारण होना, यह मल का कार्य होता है। मल है तो ताकत है। और ऐसा बोला जाता है, यह अस्थि धरा कला चाहे पुरुष धरा कला। अस्थि धरा कला ही पुरुष धरा कला है, यह पित्त धरा कला चाहे मज्जा धरा कला। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अगर ये कुछ टाइम तक मल अगर धारण हो रहा है, क्योंकि राजयक्ष्मा में ऐसा बताया गया है कि मल को पूरी तरह से ना निकाले, क्योंकि वहां पे दोषों का क्षय होता है, धातुओं का क्षय होता है, अग्निमंद होता है, धातु अग्निमंद होता है, भूताग्निमंद होता है। तो मल के सहारे ही शरीर टिका हुआ रहता है, इसलिए वहां पे तीक्ष्ण विरेचन के लिए मना किया गया है। तो मल जो है वो हमारे शरीर में एक तरह से विजातीय द्रव्य है। कुछ टाइम के लिए वो धारण होता है, बाद में वो मारक हो जाता है, मतलब शरीर को नुकसान पहुंचा देता है। तो उसको हमें समझना चाहिए। मल मल है तो शरीर में आधार है, ये भी जरूरी है। मल जो है, क्योंकि जितने भी भाव पदार्थ हैं शरीर में, वो सारे पदार्थ शरीर संचारी हैं और उन सभी का प्रत्येक का परमाणु से संबंध होता है। तो इसमें हम लोग देखें तो हम लोग मल को धारण करने वाला जो स्त्रोतस है वो कौन है, तो पुरुषधरा पुरुषवा स्त्रोतस है। पुरुषवाहनम स्त्रोतसम पक्वाशय मूलम स्थूलम गुदम च, ऐसा बोला गया है, चरकाचार्य जी ने बोला है। मतलब पक्वाशय और स्थूल गुद, उत्तर गुद जो है, ये मल का संबंध होता है इसका। मल की विकृति के वजह से पक्वाशय में, ये मल की कोई भी विकृति होगी तो वो पक्वाशय से स्थूल गुद तक देखने को मिल जाती है। सूक्ष्म कला का विचार करें, सूक्ष्म विचार करें तो सुश्रुताचार्य जी ने पुरुष धरा कला ऐसा बताया है। पुरुष धरा कला जो है वह अंत कोष्ठ से पक्वाशय, मतलब अंत कोष्ठ में पक्वाशय से लेके मल विभाजन का कार्य शुरू करती है। वास्तविक रूप से सुश्रुताचार्य जी का जो भी उल्लेख है पुरुष धरा कला का, तो उसके हिसाब से मल विभाजन करने का कला जो है, उसकी व्याप्ति कहाँ से है, मल का विभाजन कहाँ से शुरू होता है, आप लोग बताइए। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। सूरज जी आप बताइए, मल मल की उत्पत्ति कहाँ से होना शुरू होती है। अनुरिता मैम आप बताइए, उसकी व्याप्ति। सर पक्वाशय में सर सारकिट्य सूक्ष्म विभाजन। बचन। बोलिए बोलिए। पहले अनुरिता सीकम। मैडम आप बताइए, आप एनाटॉमी की इतनी बड़ी डॉक्टर है, बताइए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे मल की जो जो अपना स्थूल मल है जिसे हम मल बोलते हैं, तो वो हमारे सार्किट्य विभाजन के बाद में मलांश तैयार होता है और उसके बाद में भी हमारा पचन क्रिया चालू रहता है। लेकिन हमारे अगर दोषों को मल स्वरूप बोला जाए तो हमारे जो पहला वाला हमारा अवस्था पाक है, उसमें भी हमें मल स्वरूप दोषों की उत्पत्ति होती है। यही मुझे कहना था। और आपने तो जो इसकी पुरुष धरा व्याप्ति कहाँ से बोलेंगे, पुरुष धरा कला को हम लोग एनाटॉमी। पुरुष धरा सर, जो हमारा डिओडेनम का पार्ट खत्म हो जाने के बाद में जेजुनेम भी नहीं उसमें आएगा, उसके आगे से ही शुरू होता है सर पक्वाशय। जहाँ पे हमारा एक्चुअली एब्जॉर्प्शन खत्म होने के बाद में सार्किट डिवीजन बताया, तो डिओडेनम के जेजुनम के पार्ट के बाद में लार्जर इंटेस्टाइन से पहले हमारा कंप्लीट कंसेप्ट जो है वो क्रियाओं के ऊपर है। इस वजह नहीं, से जैसे हमारी एनाटॉमिकली बताइए अभी शारीरिक एनाटॉमिकली या विद
द लार्जर कोलॉन का जो हमारा असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड और ये रेक्टम जो है, ये हमारी पुरुषधरा कला ही ये करता है। यहाँ पे मल का फॉर्मेशन, संचिति एंड निष्क्रमण तीनों कार्य होते हैं। मतलब आपने मॉडर्न के हिसाब से सही बताया, मॉडर्न के हिसाब से। आयुर्वेद यस के सर। हिसाब से मैं बताऊंगा। और किसी को कुछ बोलना है क्या? पुरुष धरा कला कहाँ से शुरू होता है? आप लोग का हेलो क्या सर। विचार है? हाँ बताइए। हेलो सर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, मतलब डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, तो उसमें तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन रहता है। उससे आगे जो अभी मैडम ने बोला कि असेंडिंग कॉलॉन, मतलब ये दिख रहा है असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, इधर मतलब पक्वाशय इसको लार्ज इंटेस्टाइन अगर कंसिडर करे और पक्वाशय से मतलब तुलना करे, तो इसमें सारकिट्ट विभाजन होता है। और इसमें जो इधर मूत्र तैयार होता है और किट्ट भाग भी तैयार होता है, और मूत्र किडनी की तरफ जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। और ये जो किट्ट है वो नीचे मतलब मल के स्वरूप में ये शरीर तो से ठीक बाहर है, निकलता है। ये तो सबको मालूम है। पुरुष धरा कला की शुरुआत कहाँ से होती है? सर सर फिर ऐसी असेंडिंग कॉलम से ही होती होगी, मतलब एनाटॉमिकली अगर उसको अगर लार्ज इंटेस्टाइन कंसीडर किया जाए, लार्ज इंटेस्टाइन से शुरुआत फिर। ठीक है। सर और किसी का नमस्कार। कुछ मत है? महेंद्र सर आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि यकृत और कोष्ठ के जो समीपवर्ती अंतरों में स्थित हैं वो सारे इसमें पुरुष धरा कला के आएंगे, क्योंकि सुश्रुत में दिया भी है कि यकृत समन्तात् कोष्ठे च तथा अंतराणि समाश्रिता उंडकोष्ठम भजन्ते मलम मल धरा कला। जी। तो ये सुश्रुत में सर दिया सर भी है, इस तरह से अब ये पित्त का जो ये आएगा। शरीर पित्त तो हाँ तो आएंगी छोटी। निकालता है, एब्जॉर्प्शन। जी ठीक है। सर जो और शरीर जो पित्त निकालता है सर, एब्जॉर्प्शन के लिए लिवर रोज हर दिन 1 से 1.5 लीटर स्राव निकालता है, जो एल्कलाइन रहता है, इसको पित्त हरा रंग का जो रहता है। तो सर उसमें एब्जॉर्प्शन तो अनिवार्य है, तो वो डिओडेनम, जेजेनम और इलियम में उसका मेन वो हमारे खाना जो रस में बदल रहा है उसके साथ मिलता है, जिससे वो आगे चल के रस एब्जॉर्ब हो सके। रस ही वो पित्त जो रस के रूप में निकालता है। तो सर तो ये मैं समझता एनाटोमिकली हूँ। पुरुष धरा कला कहाँ से स्टार्ट हुआ? सर एनाटोमिकली पुरुष धरा कला जो हमारा सीकम यानी जहाँ पे अपेंडिक्स, इसलिए अपेंडिक्स के इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं जहाँ पे हमारा अपेंडिक्स जुड़ता है हमारा टर्मिनल इलियम से के आगे, तो वहां से पुरुष धरा कला चालू होती है सर। वहां पे हमारे सीलिया भी बहुत कम हो जाते हैं, जो एब्जॉर्प्शन का जो सार का जो एब्जॉर्प्शन बनाना और सार को एब्जॉर्ब करने का बहुत सारा मेन काम हो चुका होता है सर। जी सर। सर एक्चुअली जो हमारे शास्त्र का उल्लेख है वहां पे हमारी जो लघु अंत्र है उसके खत्म होने के बाद में और बृहद अंत्र की शुरुआत में, लेकिन स्पेसिफिकली जो वो उंडुक बताया गया है, क्योंकि हमारी पांचवी पुरुष धरा कला इसके बारे में रेफरेंसेस जो आते हैं तो उसमें उंडुक को स्पेसिफिक ये बताया गया, लेकिन पुरुष धरा कला की शुरुआत लघुआंत्र के बाद में और बृहदांत्र की शुरुआत में, यहाँ से शुरुआत बताई। ठीक है। और किसी को कुछ बताना है बता सकते हैं। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन असली क्या बताया वो मैं अभी बताऊंगा। आशीष कुमार जैन जी आप बताइए। महेंद्र सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा था इसमें सुश्रुत में दिया है कि पंचमी पुरुष धरा नाम या अंत कोष्ठे मलम अविभजते पक्वाशय तथा। जी तो इसमें ये इसी तरह से आएगा सर, ये पक्वास से भी इसी में आएगा और ये जो कोष्ठ है वो भी इसी में आएगा पुरुष धरा कलाम में भी, जी सुश्रुत के हिसाब से। जी ठीक है। और किसी को कुछ बताना है कि मैं बताऊं? किसी को कुछ सर जहाँ बताना पर है? ये जो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस जो जहाँ पे ये ग्लैंड्स खत्म होते हैं, क्रिप्स ऑफ जो बहुत सारे क्रिप्टिक छिपे हुए ग्लैंड्स होते हैं, वहां जहाँ पे खत्म होते हैं उसके बाद ग्लैंड्स बॉडी सिक्रीट करना कम कर देती है और एब्जॉर्ब करना प्राइमरी मतलब सर निकालें। जैसे जो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टिन में बहुत सारे छोटे छोटे एपिथेलियम के बीच में ग्लैंड्स रहते हैं छिपे छिपे, जिसके अंदर चीजें बॉडी सिक्रीट करती रहती है और फिर वो ही एब्जॉर्ब करती है आगे चल के नीचे वाली तरफ के वापस। जी तो ये भी हिस्टोलॉजिकली ये जो तुरंत बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो जाती है टर्मिनल इलियम के आगे से। जी सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सभी जो बोल रहे हैं वो सब सही है, लेकिन असली में क्या बोला है अपने ग्रंथकारों ने वो मैं बताऊंगा। आशीष कुमार जैन जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? माधुरी मैम, प्रशांत भट्ट जी, पुरुष धरा कला किसको बोलते हैं? ये जो लेख है ये हमारे एक सर हैं जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े एनाटॉमी में पीएचडी किए हुए हैं, उनका ये लेख है। तो मैं उनका ही आर्टिकल पढ़ रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। जो महेंद्र सर जी ने कहा वही सही है। इसमें ऐसा बताया गया है, सुश्रुताचार्य जी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है
मल विभजन का कार्य जहां से होता है, मल विभजन का करने वाला जो कला होती है, उसकी व्याप्ति यकृत से, प्लीहा से, हृदय से, उंडुक से और गुद इतना तक होता है। उसकी टीका लिखी है, किसने लिखी है? तो चक्रपाणि ने भानुमति टीका लिखी है, और डलहनाचार्य जी ने निबंध संग्रह लिखा है। तो जो आप सर ने बोला षष्ठी पुरुष धरा कला नाम जो बताया, उसके नीचे संस्कृत में श्लोक लिखा है, उसमें बोला है कि तत्र यकृत ग्रहणम रक्त धारण साम्यन प्लिहम्न उपलक्षण यकृत समीपानम हृदयादिनाम च उंडुक ग्रहणेन सान्याद गुदो गृह्यते तेन ऊर्ध्वम यकृतादि व्यवस्थितम अधस्तत्ताद गुद पर्यंतम कोष्टम समन्तात् समाश्रिता। इसका मतलब ये है कि जो पुरुष धरा कला है, डल्हनाचार्य और सुश्रुताचार्य जी का ये कहना है कि यकृत जो होता है हमारा लीवर, फिर ग्रहणी कला, उसके साथ में पैरेलल रक्त धारा कला जो आ रहा है, और प्लीहा, यकृत के समीप जो हृदय आदि है, उंडुक को भी लेना है और गुद को भी लेना है। इन सबको पुरुष धरा कला बोला है, क्योंकि जैसे आदित्य सर ने कहा कि बाइल जो है, मतलब पित्त का जो मल है, वो रक्त का जो मल है वो पित्त रूप में निकलता है, तो वो यकृत से निकलता है। मतलब वेस्ट जो रहता है वो यकृत से निकलता है, वो भी हमें पुरुष धरा कला में कंसिडर करना है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो प्लीहा में होता है, वहां से भी दूषित रक्त और पित्त आ रहा है, वो भी हमें पुरुष धरा कला को लेना है। फिर उसके बाद में प्लीहा को तो लिया, हृदय को भी लेना है, क्योंकि हृदय भी रसवस्त्रोतस का मूल स्थान है, और वहां वो भी पंप कर रहा है, इसीलिए सारा सार्किट विभाजन हो रहा है, तो उसको भी कंसिडर करना है हमें, उंडुक को भी करना है, गुद को भी करना है। ये सारा चीज पुरुष धरा कला में आता है। ठीक है? सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। क्या? एक्चुअली श्लोक। इंटरनेट का प्रॉब्लम था, तो आपकी आवाज अभी सुनाई। हाँ, और ये जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, ये जो आर्टिकल है ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले पब्लिश हुआ था। ये हुआ था 1523, 1523 में। आज से कितने 100 साल पहले 1523 में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। जो हमारे आचार्य अंग्रेजों के समय से भी पहले, जब मुगल भी नहीं थे, मुगलों के समय जब बाबर आया था, उस टाइम पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिन्होंने शारीर पे बात किया था। तो इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा, आप लोग इसको पढ़िए और समझिए क्या कहना चाहते हैं। कि सुश्रुताचार्य जी ने कहा है कि मल विभजन का कार्य जो कला करती है, उसकी व्याप्ति यकृत से है, प्लीहा से है, हृदय से है, उंडुक से है और गुद इतना तक है। और इस पे टीका लिखा है, किसने लिखा है? तो चक्रपाणि जी ने टीका लिखा है, भानुमति टीका। और डल्हनाचार्य जी ने लिखा है निबंध संग्रह नाम की टीका। तो उन्होंने बोला है टीका में, तत्र यकृत ग्रहणम रक्तधार साम्यन प्लिहम्न उपलक्षणम यकृत समीपानाम हृदयादिनाम च उंडुक ग्रहणेन सानिध्यात् गुदो गृह्यते तेन ऊर्ध्वम यकृतादि व्यवस्थितम अधस्तात् गुद पर्यंतम कोष्ठम समन्तात् समाश्रिता। इसका मतलब यह है कि यकृत से शुरुआत होती है पुरुष धरा कला। ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुश्रुताचार्य बोल रहे हैं, और हमारे डलहनाचार्य जी बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं चक्रपाणि जी भी बोल रहे हैं। उनका कहना है कि यकृत से शुरू होता है पुरुष धरा कला, और वहीं पर ही सार्किट विभाजन होता है, क्योंकि रक्त का मल जो है वो क्या है? पित्त है। वो कहाँ से निकलता है? बाइल के रूप में यकृत से निकलता है। फिर प्लीहा से भी निकलता है। क्यों? क्योंकि रक्तवस्त्रोतस का मूल स्थान क्या है? प्लीहा है। जहां पर भी मूल स्थान होता है वहां पे कचरा निकलता है, क्योंकि हमें रक्त को अच्छा करना है। तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन मॉडर्न साइंस भी मानता है कि स्प्लीन में होता है या लीवर में होता है, तो वहां कचरा निकल रहा है, मल निकल रहा है, तो इसलिए यकृत और प्लीहा इसको बोला है। और हृदय में भी रसवस्त्रोतस का मूल स्थान है, लेकिन वहां पर भी शुद्धि होती है, तो हृदय को भी, और वो पंपिंग करता है पूरा सार्किट विभाजन को अच्छा रूप से चलाने के लिए। तो हृदय को भी माना है पुरुष धरा कला में, उंडुक को भी माना है और गुद को भी माना है। उसी तरह से इन्होंने ऐसा बोला है, यकृत से शुरू होके अधक गुद तक जितने कोष्ठ हैं, ये सभी को हमें समाश्रिता पुरुष धरा कला के अंडर में इसको कंसिडर करना चाहिए। अनुरिता मैडम जी, अगर मैं ये आपको आर्टिकल दूंगा, अगर आप इसको Yes, अच्छे से इंग्लिश में लिख के
ये कर देंगी, पब्लिश कर देंगी ना, आपको अवार्ड मिलेगा एनाटॉमी में। अरे सर, दूसरे किसी का बट आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट सर। इतना पुराना पेपर आप अवेलेबल करा ले हमारे लिए, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। क्योंकि 1526 का है ये आर्टिकल। 1526 में वैद्य लोगों ने एक मीटिंग लिया था, और वो आर्टिकल उस समय जब बाबर आया था इंडिया में तब का है ये चीज। तो इसको आप इंग्लिश में अगर अच्छे से लिख के प्रेजेंट भी करेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगी, और ये कोई झूठ बात नहीं है, सुश्रुताचार्य जी ने बोला ही है ऐसा, यस दलहनाचार्य सर। जी ने बोला ही है ये सब। ठीक है, मैं आपको ये चीज दूंगा एनाटॉमी वाला भाग जो आपको और इसका व्याप्ति भी तो है ना, बीमारियों से भी आप बता व्यापी सकते है, हैं। हाँ सर, जब ट्रीटमेंट करते तब। और कैसे सर, फीटल एज में जो है ना स्प्लीन एक्टिव रहता है, स्प्लीन का रोल, यकृत का रोल, जो फीटल हमारा लाइफ रहता है, इंट्रायूट्राइन लाइफ। तो उस इसमें जो है इन्होंने मतलब पूरी तरह से वहां से क्योंकि आपको भी मालूम है कि ये सारा वर्णन जो भी है वो गर्भ व्याकरण की इसमें बताते हुए कला शारीर का वर्णन है। तो जी इस वजह से उनका मतलब हमारे गुरु लोगों का, हमारे आचार्य लोगों का व्याप्ति सोचने का इतना बियॉन्ड ये है कि जो आज अपने प्रैक्टिस में ध्यान में आता है। जी। केवल मॉडर्न का नहीं सोचना है हमें, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, उन लोगों का देखिए कितना, और उन्होंने पहले ही बताया। और मॉडर्न साइंस भी बोलता है ना कि बाइल कहाँ से निकलता है, वेस्ट ही है ना बाइल, जो हमारे सर पुरुष को कलर, तो और सोचिए। मेन चीज सर देखिए ना आप, अस्थि व स्रोतस पे कुछ भी कोई संप्राप्ति हो और कोई भी क्षयात्मक संप्राप्ति, बस्ती के सिवा आपको रिजल्ट ही नहीं मिलता है। तो यह तो अस्थिधरा पक्वाशय कला चाहे पुरुषधरा। पुरुष धरा कला, ऐसे बोला है। यस यस। सर मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं सुन नहीं पाया सर। मेन बता दीजिए आपने क्या बताया अभी जो मैं बार आप। बार नहीं बोलूंगा, मैं थक जाऊंगा। अभी मुझे और भी आगे भी बताना है, आप इसका रिकॉर्डेड सुनिएगा। अभी मुझे और सर भी। ये उंडुक तो सीकम है ना, कि अपेंडिक्स बोल रहे हैं? उंडुक जो है वो सिक्कम है, हाँ। अपेंडिक्स सब है, उसको भी बोला है। और उसका भी आगे सुनिए तो अभी इंटरेस्टिंग है, अभी पूरा होने दीजिए फिर सुनिए तो। और महेंद्र सर जी ने सही बताया, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि सर का अभ्यास बहुत अच्छा है। मैं ये कह जी रहा था सर कि जो हाँ उंडुक है ना, हाँ उंडुको नामी भ्रदंत्र त्यास अधो भागश्च पुरीश उंडक इति प्रतिपादित है, ये टीका में दिया हुआ है इसका, जी। कि उंडुक का नाम ही व्रत अंत्र है, जो बड़ी आते हैं उसको उंडुक माना है। उंडुक का जी अर्थ जो ये इसका पूरा जो हम पैटर्न है केवल ना सिक्कम नहीं प्रोसीजर। बोलेंगे, हम पूरा इंटेस्टाइन को बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन को उंडुक मैं बोलेंगे। ये कह रहा हूँ सर, इसमें जो अच्छा। एक लाइन है ना पूरी, जी पंचमी पुरी धरा नाम या अंत कोष्ठे, तो कोष्ठ से इसमें जो अर्थ दिया है वो कोष्ठ का मतलब अंत प्रकोष्ठे इति कोष्ठम अंतर्गतम अधय कोष्ठम तस्मिन् पुरीश रूपम विभेति। तो फिर कोष्ठ जी का मतलब दिया है स्नानम आम पक्वानाम मूत्रस्य रुद्रस्य च हृदय जी कुंडम पोपस्य कोष्ठ इत्यवधीयते। तो कोष्ठ का मतलब ये हो गया इसमें। फिर आगे बहुत पक्वास अगर उंडुक का मतलब दिया, तो उंडुक का मतलब इसमें यही दिया है कि उंडुको नाम जो उसका अधोभाग है, पूरा पूरा जो उंडुक का वृदांत्र है, बड़ी आंत, उसको उंडुक का नाम दिया है सर। बराबर, मतलब पूरा लार्ज इंटेस्टाइन को उंडुक बोलना है, केवल सिकम को नहीं बोलना। हमारे दिमाग में कुछ अलग चीज भरते हैं लोग, एनाटॉमी की किताबों में लिख देते हैं सिकम मतलब उंडुक, ऐसा नहीं है, पूरा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक हेलो है। सर, हाँ मैंने ना मतलब वो मीनिंग रहता है ना कंपेरेटिव स्टडी में, हाँ उधर तो एक जगह देखा था कि मतलब अपेंडिक्स से मतलब वो कंपेयर किया था उंडुक को। वो तो सब ऐसे ही है। तो पूरा मतलब लार्ज इंटेस्टाइन को ही मतलब हाँ कंसिडर करने का ना वो हाँ उंडुक। गूगल का वो है हिंदी अर्थ, जो आप बता रहे हो उंडुक, वो गूगल का अर्थ है अपेंडिक्स, उंडुक कर दिया उसको, लेकिन जो अपने जो शास्त्रों में वो उसमें उंडुक का मतलब वृदंत्र है। हाँ पूरा लार्ज इंटेस्टाइन। अभी आगे सुनिए, और भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब इतना अच्छा है ना। जब हमारे पूरी दुनिया में एलोपैथी साइंस नहीं था, केवल आयुर्वेद था, तब का ये लिखा हुआ चीज है, लेख है। आप लोगों को भी मैं दूंगा, आप लोगों को काम आएगा ये पढ़ने में और बताने में, जितने अपने कलीग्स हैं, टीचर्स हैं, उनको बताने में काम आएगा। केवल आयुष दर्पण पे हो रहा है, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। अब आगे सुनिए। तो जब हम लोग मल अवरोध की परीक्षा करते हैं, शारीर परीक्षा करते हैं, एनाटॉमिकली परीक्षा करते हैं, तो मल का प्रमुख स्थान पुरीश्व स्त्रोतस है। और पुरीश धरा कला जो है वो पुरीश्व स्त्रोतस के अंदर है, स्त्रोतस मतलब पूरा सिस्टम। ठीक है, और कला अंदर है, कला। तो ये अविभाज्य भाव है, पुरीश्व स्त्रोतस और पुरीश धरा कला, ये पूरे शरीर में माना जाता है। हमारे आचार्य लोग जो थे वो बोलते हैं कि पुरीश धरा कला पूरे शरीर में है, हम लोगों ने उसको छोटा करके बस समझा है। पूरा शरीर में, कृतन्नम दे शरीरम, पूरा शरीर में। तो सभी परीक्षण करना आवश्यक होता है, सभी का परीक्षण करना है, पूरे अवयव का परीक्षण करना है। और मतलब हमें पुरीश्व स्त्रोतस देखना है,
पुरुष धरा कला देखना है, हमें पूरा शरीर को देखना है, और हमें ये भी देखना है कि जो मूल स्थान बताया है, यकृत समन्तात् कोष्ठम च तथा अंतराणि समाचिता उंडुकस्तम विभजते मलम मलधरा कला। मतलब यहाँ पे हमें यकृत के पास में जो कोष्ठ है, आंत्र है, उंडुक है, उंडुक जहाँ मतलब पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पे पूरा मलधरा कला को देखना चाहिए। और इसमें 3 घटक इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पे, वायु, अग्नि और स्नेह की स्थिति कैसी है। अगर जैसे कि वायु है, वायु बिगड़ गया है, ठीक है, तो वो मल को आगे नहीं ढकेल पा रहा है, तो वो ढकेल नहीं पा रहे तो कॉन्स्टिपेशन होगा, मलावरोध होगा। अगर अग्नि अच्छा नहीं है, और अग्नि के बारे में स्पेसिफिक कटु अवस्था पाक में गृहिणी चिकित्सा में सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं कि कटु अवस्था पाक में एक श्लोक है, शोष्य मान्य वहनी। वहां पे जो अग्नि है उसका नाम दिया शोष्य मान्य वहनी, और वही अग्नि हमारे बस्ती द्रव्य को एब्जॉर्ब करके एसिमुलेट करके पूरे बॉडी में लेके जाती है। तो वहां अग्नि कैसा है, अगर शोष्य मान्य वहनी अगर विकृत है तो मल, साम मल तैयार होगा, मल अच्छे से बनेगा ही नहीं, और वो कॉन्स्टिपेशन करेगा, या तो वहां पे वायु वो सुखा देगा विकृत स्वरूप में। तीसरा, हमें स्नेह देखना चाहिए। मज्जा का मल क्या होता है, तो स्नेह रहता है, वो पूरा पुरुष धरा कला के अंदर जो स्नेह रहता है, तो वो अगर विकृत है तो जो कॉन्स्टिपेशन होगा, सूखा सूखा हो जाएगा, वहां पे स्नेह की कमी होती है, इसलिए हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं। जो लोग लैक्सेटिव दे दे के चूर्ण देते हैं, कायम चूर्ण देते हैं, स्नेह की कमी हो जाती है तो वो और ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। अब इसी पे हम लोग आगे बात करेंगे, आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। अभी मैंने जो चीज बताया, एक एक जो शब्द है उस पे बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है। किसी को बोलना है बोलिए। हेलो सर, एक बात सिर्फ बोलनी थी सिंपल कि पक्वाशय में अगर रुक्षता है तो मतलब वो दो कारण से हो सकती है, मतलब शैत्य के कारण से या उष्णता के कारण से। तो अगर किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है और उसको अगर तेल के बस्ती से मतलब इतना उपशय नहीं मिल रहा, तो अगर उधर उष्णता की वजह से रुक्षता है ऐसा कंसिडर करके, मतलब हेतु भी देखेंगे, पूरा चीज भी देखेंगे, तो अगर कभी कभी उष्णता की वजह से नहीं है वहां पे, उष्णता की वजह से नहीं है, वहां पे अग्निमंदी है, वो एक तरह से अग्निमंदी है, और वायु विकृत हुआ है, अपान वायु ही है वहां पे। हाँ अग्नि को मतलब देखिए। हाँ सर। हाँ, और ये जो अनुरिता में मिल रही है, आंख का स्नेह मज्जा मल है, ये ठीक है, लेकिन पुरुष धरा कला में भी जो स्नेह है वो भी मज्जा का मल है। पूरे शरीर में जो स्नेहन करता है, मतलब आंखों में तो है ही, लेकिन पुरुष धरा कला का भी स्नेह को मज्जा का मल बोला है। वो सर मैं रेफरेंस बताऊंगा। हाँ, सर ये फिर मज्जा जो ब्रेन में है उसमें भी जो स्नेह है वो भी मज्जा धरा का ही है ना, तो अस्थि वो तो धरा। मज्जा है, वो मज्जा है, लेकिन उसका मल, मल मैं बोल हाँ, रहा अच्छा। हूँ, पुरुष धरा कला में मल स्वरूप में स्नेह रहता है। हम्म। सर इसमें सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से जो होगी वो होगी अग्नि के ऊपर डिपेंड, क्योंकि बराबर। अपनी जो षष्ठी पित्तधारा कला है जी। वो अग्नि अग्नि मानते हैं अपन उसको, जठराग्नि। यदि जी। वहां आपने उसको जो स्नेह वगैरह ढंग से दिया, खाने में लिया मतलब, तो आगे वो चिकनाई और वगैरह सारी होगी, तो इसलिए सारी पूरी डिपेंड आगे की स्थिति जो है वो इसकी पित्तधारा कला पर डिपेंड करेगी सर। जी, आपने सही बताया। आगे बढ़ते हैं। मैं जो भी बता रहा हूँ, आप लोग के दिमाग में जो बातें आ रही है सब बता दीजिए, सब बोल दीजिए। तो इसमें महत्वपूर्ण स्थान जो है, उसमें ये महत्वपूर्ण स्थान में शारीर के रूप में देखें एनाटोमिकली, तो पुरुष व स्त्रोतस और पुरुष धरा कला, इनका 3 चीजों से महत्व रहता है, वायु से, अग्नि से और स्नेह से। ये 3 घटक आसपास जुड़े रहते हैं। वायु अच्छा रहना चाहिए, अग्नि अच्छा रहना चाहिए, और स्नेह अच्छा रहना चाहिए। वायु के बारे में पहले बात करते हैं, तो वायु के बारे में क्या बताया, वायु यंत्र तंत्र धरा, इसका मतलब पूरे शरीर में वायु का ही नियंत्रण है। पूरे शरीर पे एनाटॉमिकली जितना हम देखें तो वायु का ही नियंत्रण है, लेकिन हम कार्य भेद से उसके 5 टाइप बताते हैं, और उसमें से अपान वायु का नियंत्रण जो है, और उसका कार्मुकता का क्षेत्र कौन सा है, पक्वाशय से गुद तक, ऐसा बताया। पक्वाधाना नलयो अपान अपानो अपानगः, ऐसा बोला है। मतलब अपान का अगर काम अच्छे से हो रहा है तो फिर पक्वाशय में और गुद परिसर में कोई भी मतलब विकृति नहीं आएगी। लेकिन अपान अगर विकृत हुआ है तो पक्वाशय में उसका इफेक्ट आएगा, गुद के चारों ओर उसका इफेक्ट आएगा। जैसे कि भगंदर होता है, परिकर्तिका होता है, फिर उसके बाद में अर्श होता है, मतलब अपान की दृष्टि है वहां पे। या जो कोलोन कैंसर होते हैं, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, क्रॉन्स डिजीज होता है,
जितने भी, या फिर वहां पे इंटुसस्पेशन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अपान का कहीं ना कहीं विकृति से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। इसी तरह से उस अपान का क्षेत्र में मूत्राशय भी आता है, शुक्राशय भी आता है, गर्भाशय भी आता है, और आर्तव का आशय, गर्भाशय, आर्तव का आशय भी आता है। तो मतलब इतना महत्वपूर्ण है वायु, ये पूरा क्षेत्र में वायु का बहुत ज्यादा महत्व है। दूसरा आता है और वायु जो रहता है उसका संबंध दो तरह से रहता है। एक होता है जन्मतः वायु, कैसा है वायु शरीर में। एक होता है पचनतः वायु, पचन कैसा हो रहा है। अब जन्मतः वायु जो है उस पे बात करेंगे। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, मेरा नहीं है विचार, ये वो वैद्य जी का है, जिन्होंने 1526 में अपना विचार बहुत सारे लोगों से डिस्कस करके, अपने गुरु लोगों से सीख के यहाँ हमें दिया है। तो जो जन्मता वायु रहता है, अगर हम अवयव का विचार करें तो गर्भ की निर्मिति के समय जो शरीर में व्यापार होता है, जो चेंजेस होते हैं एम्ब्रियोलॉजी में, तो उसमें पक्वाशय अवयव का निर्मिति करते टाइम जो वायु दोष का वर्चस्व रहता है और कोष्ठ की निर्मिति होती है उस टाइम पे, जैसे कि क्रूर कोष्ठ, मध्य कोष्ठ, मृदु कोष्ठ, ये जो वायु रहती है जो एम्ब्रियो में चेंजेस ला रही है। इंसान क्रूर कोष्ठी है तो लाइफ लॉन्ग क्रूर कोष्ठी होगा। हम उसको चिकित्सा से ठीक करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रूर कोष्ठी रहता ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वायु जन्मतः जो है, जिस तरह का उसका संगठन है, वायु वो भी गर्भस्थ शिशु में, वह जन्मतः वायु ऐसा बोला जाता है। और ऐसा बोला है, कोष्ठा क्रूरो प्रभुत मारुतः क्रूरः कृच्छ कृच्छ सामदेकैरपि। और यह इनको हम तीव्र विरेचन देते हैं तो कभी तो विरेचन होता है बिना स्नेहन के किया तो। और क्रूर कोष्ठ होने का भी दो कारण होता है। एक तो होता है वात प्रकृति, अगर हुआ किसी का शरीर वात प्रकृति की वजह से या बीज दोष की वजह से। बीज दोष में अगर वायु का आधिक्य बहुत ज्यादा है तो उनके शरीर में मल का शोषण बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो मल जो है वो सूख जाता है बहुत ज्यादा, मतलब स्नेहांश और क्लेद ये जल्दी सूख जाता है, और वो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का उनका तकलीफ रहता है। बीज दोष की वजह से अवैध दुर्बलता निर्माण होती है। और आनुवंशिकता का सिद्धांत के हिसाब से मातृज भाव और पितृज भाव ये गर्भ में आते हैं। और मलावरोध का तकरार जो है, मातृज भाव से क्या अवयव बने हैं, तो यकृत बना है, प्लीहा सॉफ्ट ऑर्गन बने हैं। ठीक है, और अपना आंत्र भी बना है, मातृज भाव है। पितृज भाव का भी इसमें कहीं ना कहीं समावेश है, क्योंकि अस्थि धरा कला जो है वो पितृज भाव से बना है। अस्थियां कितनी बनी है, जो भी बनी है वो किनसे बनी है, तो पितृज भाव से। अस्थि धरा कला का भी उसमें है। तो मातृज भाव पितृज भाव ये गर्भ में आते हैं, और इसके वजह से मलावरोध होता है। और ये 2-3 पीढ़ी तक ऐसा चलता है, और हिस्ट्री में हमें मिलता है कि मतलब उनके दादा को भी कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है, पिता को भी है, बेटे को भी है, उनके बेटे को भी है, उनके बेटे को भी है। तो ये अनुवांशिकता के सिद्धांत से वायु जो है उनके पूरे के शरीर में ऐसा विकृत स्वरूप में है। उसके बाद में आता है पचनता वायु। पचन होने के बाद जो वायु का निर्माण कैसे हो रहा है, तो हमें वो पूरा शोष्यमाण वहनी जो है वह शरीर में किस तरह से है उसका विचार करना चाहिए। तो कटु अवस्था पाक में क्या बताया, चरकाचार्य जी ने गृहिणी चिकित्सा में 15वां चैप्टर में क्लियरली बोला है, पक्वाशयम तु प्राप्तस्य शोषमाणस्य वहनीना परिपिंडित पक्वस्य वायु स्यात् कटु भावता। मतलब पक्वाशय में अन्न का कटु विपाक होता है, वहां पे रहने वाला जो शोष्यमाण वहनी जो है वह वायु रूप रहता है, और वह द्रव मल को पिंडित्व लाता है। मतलब जो लिक्विड फॉर्म में जो मल है वहां पे शोष्यमाण वहनी और वायु मिलके उसको सॉलिड करता है, लिक्विड को सॉलिड करता है। ये पिंडित्व लाना कौन काम करता है, तो वहां पे शोष्यमाण वहनी और वायु करता है। ये सूत्र में हमें बताया है। इस तरह से पुरुष के बारे में हम विवेचन करते हैं तो हमें और भी कुछ कुछ बात पता चलती है। जो गयदास ने एक टीका लिखी है चरक संहिता पे, और सुश्रुत पे लिखा है। उन्होंने बोला है कि गई तु अंतः कोष्ठे कोष्ठ मध्य तत्रापि रस विभागे किट्टस्य पुरुषत्वात् तत्पुरुषम कोष्ठे विभजति कोष्ठात् पृथक करोति स स च अत्र पुरुषे विभागो अग्नि मारुतो कृतोऽपि तत्र अग्निकृतो यथा विवेचयति च रसमूत्र पुरुषाणि मारुतकृतो यथा सो अन्नम पचति तजांश विशेषकान विनिवक्ति ही। इसका मतलब यह है कि जब कोष्ठ में
सप्तमी एक वचन है। कोष्ठ में जो अंतः कोष्ठ है उसमें जब रस बनता है, रस धातु बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, ऐसे जब किट्ट बनते जाता है सभी का, जब धात्वग्नि की क्रिया होती है और जब पुरुष बनते जाता है और पुरुष कोष्ठ में विभाजन होते जाता है और कोष्ठ जो है उसको अलग निकालता है, सार भाग अलग रहता है, किट्ट भाग को अलग अलग पुश करते जाता है, तब वो, और ये पुश करने का काम और विभाजन करने का काम करता है सार और किट्ट कौन करता है? तो वायु करता है और अग्नि के साथ में करता है। मारुत कृतोपि तथा अग्नि कृते, मतलब अग्नि भी कर रहे हैं, वायु भी कर रहे हैं। यथा विवेचयति, मतलब विवंचन करता है कि सार को लेना है, किट्ट को अलग निकालना है। और इसी तरह से रस धातु भी बनता है, मूत्र भी बनता है, पुरुष भी बनता है। भगवान ने कितना अच्छा ऐसा सिस्टम बनाया है कि हमें सार को ले लेना है और किट्ट भाग को निकालना है। रस धातु भी बन रहा है, मूत्र भी बन रहा है, पुरुष भी बन रहा है। मारुत कृतो यथा, वायु की वजह से तो अन्नम पचती, अन्न का पचन भी हो रहा है। तंश जानश विवेच्य विशेषान विनिभक्ति ही, और अन्न का पचन होके ये सार किट विभाजन कौन कर रहा है? तो अग्नि कर रहा है और वायु कर रहा है। ये इस तरह से पचन अगर सही है तो वायु प्राकृत रहेगा, कठोवस्था भाग में वायु प्राकृत रूप से रहेगा और पेट अच्छे से साफ होते रहेगा, फिर मलावरोध नहीं होगा। अगर यही सार्किट विभाजन विकृत हो रहा है, ऐसे हेतुओं का सेवन हो रहा है, सार्किट विभाजन विकृत होगा, वायु का प्रकोप होगा, वायु जो है वो सार्किट विभाजन अच्छे से नहीं करेगा और वह क्या करेगा? कॉन्स्टिपेशन कर देता है, मल को ज्यादा सुखा देता है, परिपिंडित भाव ज्यादा कर देता है। अभी आप लोग को कुछ बोलना है बोलिए, अभी मुझे और भी बात बोलनी है। बहुत ही ये डीप में है, ये पीएचडी लेवल का स्टडी है पूरा। हेलो, यह स्निग्धत्व क्या काम करेगा सर? स्निग्धत्व। मल मल को, जो पुरुष धरा कला है उसको सॉफ्ट रखता है। अगर स्नेह की वाटर। कमी हो जाएगी, जो मज्जा मल है, स्नेह की कमी हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा? स्नेहन नहीं रहेगा, तो वायु जो है, वायु रुक्ष हाँ गुण, वायु के अपोजिट है रुक्ष गुण, वायु का। हाँ जब स्नेह नहीं रहेगा तो वायु क्या करेगा? परिपिंडित, उसको और सॉफ्ट, हार्ड करते जाएगा, हार्ड करते जाएगा। हाँ हाँ। इसलिए हम लोग हेलो खाने घी खिलाते हैं या हम बस्ती देते हैं और अग्नि भी बढ़ाते हैं। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो सर, मतलब एक पढ़ा था मैंने कि संहिता में कि जो शुक्र मूत्र पुरुष या मतलब जो आपान के क्षेत्र में जिसका भी मतलब उत्सर्जन होता है वो आपान के अंडर होता है। तो इसमें भी अगर निरामावस्था हो और अग्नि अच्छा हो तो औपीडक स्नेह दे, मतलब मल की प्रॉब्लम उत्सर्जन की रहने दो या मतलब शुक्र की रहने दो या मूत्र कुछ रिलेटेड जैसे, तो उधर ये कॉन्स्टिपेशन के निरामावस्था में भी मतलब अवपीड़न ग्रुत का चालू किया तो मतलब चलता है ना, अग्नि अच्छा रहा तो? अग्नि को बढ़ा के दीपन पाचन अनुलोमन करके। हाँ, मतलब एक बार अग्नि अच्छा होने के बाद ग्रुत स्टार्ट कर सकते हैं ना अवपीड़न के? जरूर जी। हाँ सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? और पीड़क स्नेह हेलो। का बारे में एक लेक्चर लूंगा, वो पूरा अपान क्षेत्र पे काम करता है। हाँ बोलिए मैम, आरती मैम बोलिए। सोनिया बोल रही हूँ सर, मैं हाँ जी डॉक्टर बोलिए सोनिया। मैम, जी बोलिए। सर, ये वायु और अग्नि के प्रकुपित होने से, जैसे आपने बताया कि ड्राइनेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मल अवरोध, तो जो लूज मोशन है अतिसार में, फिर क्या संप्राप्ति वहां पे की अग्नि, कमजोर। अग्नि जो रहता है वहां पे क्या होता है, वहां क्या संप्राप्ति होती है कि ऐसा हेतुओं का सेवन किया जाता है कि वहां पे अग्नि मंद हो जाता है और विकृत रूप में वायु जो रहती है वह पूरे सार के विभाजन फास्ट करके पूरा लिक्विफाई करके वैसे का वैसे ही निकाल देती है। वायु जो हाँ है जी। वो, और द्रव मल ज्यादा वो लिक्विफाई करती है और खींच के अपान क्षेत्र में लाके पुश कर देती है पूरा। यस सर। हाँ, वहां विकृत हुई अग्नि रहती है, वायु भी विकृत हुआ रहता है, बहुत ज्यादा विकृत रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें अग्नि का स्पीड बढ़ाना है या फिर हमें मतलब तीक्ष्णाग्नि नहीं करना है। अग्नि का इंटेंसिटी भी नहीं बढ़ना चाहिए, वायु का भी इंटेंसिटी नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वो हाँ इंटेंसिटी जी, बैलेंस स्टेट में है तो वो फिर सार्किट विभाजन अच्छे से होता है। ठीक है। ना स्लो होना चाहिए ना फास्ट होना चाहिए, इंटेंसिटी वो मीडियम होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को कुछ और बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये एक दिन में नहीं होगा, बहुत बड़ा है ये आर्टिकल, बहुत डीप में गया है। किसी को कुछ बोलना है? आदित्य सर आपको कुछ बोलना है? सर हाँ। सर ये मज्जा धातु का मल क्या बताया गया है सर?
आंखों का जो स्नेह होता है ना वो बताया है। अक्षी श्वेत बोलते हैं। हाँ, और कहीं कहीं ग्रंथों में इंटेस्टाइन में जो स्नेहन है हमारा, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जो, उसको भी मज्जा का मल बोला है। जिसको ट्राई आई सिंड्रोम रहता है उनको कॉन्स्टिपेशन रहता ही है। आप कभी भी देखा, जो लोग लैपटॉप पे वगैरह काम करते हैं ना, तो उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है और आंखें भी ड्राई हो जाती हैं, उसका डायरेक्ट संबंध रहता है। जी सर। हाँ, ऐसा पाया गया। अब आगे और मैं बताता हूँ, आप लोगों को कुछ और बोलना है क्या? बहुत ही डीप में ये बताया गया, मुझे बताते हुए मेरे को ही पसीने छूट रहे हैं। ठीक है, अब अग्नि पे बात करते हैं हम लोग। अग्नि जो है इसका कार्य क्या है? विवेचन कार्य रहता है। सार और किट्ट, मतलब अन्न को पचाना है पूरी तरह से, सार भाग को अलग करना है और किट्ट भाग को अलग करना है। ये पूरा अग्नि पर ही डिपेंड रहता है। अग्नि प्राकृत है तो सब अच्छा होगा। अग्नि अग्नि अगर विषम है तो कभी पचेगा कभी नहीं पचेगा। अगर तीक्ष्ण है तो बहुत ज्यादा वो पचा देगा और उससे विकृति होती है, भस्मक रोग जैसे व्याधि होती है या अतिसार होता है। ठीक है, या फिर अग्नि अग्नि के भी चार टाइप हम लोगों ने पढ़ा है, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, फिर और क्या है, विषमाग्नि। यह हम अग्नि का भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे खासकर पुरुष धरा कला में शोष्य मान्य वहनी, इसका सबसे ज्यादा महत्व बताया है। सार किट विभाजन के बाद में किट को द्रवत्व जो मिला है, मतलब जो जैसे कि वो हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जो भी खा रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको हमें मल रूप में, मतलब सॉलिड रूप में डालना है। वहां पे वायु जो है अग्नि का साथ देता है, क्योंकि वायु को अग्नि सखा बोला है, समान वायु को भी बोला है, और अपान वायु को भी उन्होंने शोष्य मान्य वहनी को कौन सपोर्ट करता है? तो वायु ही करता है। तो यह किट को पिंडत्व लाता है, यह हम लोगों ने पढ़ा है। और मल का मृदुत्व और काठिन्यत्व ये किस पे डिपेंड करता है? तो अग्नि पे कर रहा है, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, अग्नि और वायु। अग्नि अगर विकृत है तो अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलेगा कि आप या तो मल को सॉफ्ट कर दो, बहुत ज्यादा लिक्विफाई कर दो, या फिर उसको बहुत ज्यादा हार्ड कर दो। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिपेशन करने के लिए अग्नि और वायु दोनों का ही रहता है कार्य। ठीक है, उसी तरह से अग्नि और गए गई जो आचार्य हैं जिन्होंने लिखा है, वो बोलते हैं कि अग्नि के वजह से ही विवेचन होता है, ऐसा उनका मत है। जो सार्किट विवेचन होना चाहिए वो अग्नि पे ही रहता है। इसलिए बोल रहे हैं तत्र अग्निकृतो यथा विवेचेति च रस मूत्र पुरुषाणी। अग्नि पे ही डिपेंडेंट रहता है कि वह वायु को ऑर्डर देता है अपने दोस्त को कि तुम अच्छा रस बनाओ, अच्छा मूत्र बनाओ, या फिर पुरुष बनाओ। ये अग्नि पे ही, अग्नि ही मेन है यहाँ पे। इसीलिए पूरा सारांश ये है कि अग्नि का सबसे मेन इसमें रोल रहता है कॉन्स्टिपेशन में। अगर अग्नि विकृत है तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे 13 प्रकार की अग्नि है, यहाँ पे स्थूल अग्नि की बात हो रही है। यहाँ पे 13 टाइप का अग्नि पूछ रहे हैं आदित्य सर। एक होता है जाठराग्नि, जो स्थूल अग्नि रहती है, जो अपने पूरे जीआईटी ट्रैक में रहती है। उसके बाद सप्त धात्वग्नि होती है 7, और 5 भूताग्नि होती है, 5 महाभूतों की 5 महाभूत। सूक्ष्म स्थूल पचन से सूक्ष्म पचन तक होता है। यहाँ पे हम जाठराग्नि की बात कर रहे हैं, और वही उसी को हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि शोष्यमान वहनी उसी का एक टाइप है। आगे आते हैं स्नेह। स्नेह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। तो मल के अवरोध के प्रक्रिया में स्नेह का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। कॉन्स्टिपेशन किसी को हो रहा है तो वहां पे स्नेहन है कि नहीं है। अब स्नेह का जो नरिशमेंट है वहां पे पुरुष धरा कला में, वो 2 प्रकार से होता है। एक धातु से धातु तक जाके आशय तक वो जाता है। पचन के बाद मल रूप स्नेह जो है, मल रूप स्नेह, वह मल में मिलना, ये एक टाइप रहता है। और दूसरा होता है धातुओं से धातुओं में आते हुए आशय की तरफ आता है, मतलब धातु 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 करके आ रहा है, एक हो गया। और एक पचन के बाद जो मल रूप स्नेह है वो मल में आता है, ये हो गया। स्नेह का नॉलेज है, सभी को मालूम है। स्नेह में स्निग्ध अगर रहेगा तो मतलब स्नेहन में स्निग्धत्व अगर रहेगा, अभी डबल रिफाइंड हम लोग तेल वगैरह खाते हैं, उसमें स्निग्धत्व की कमी है। जो घी है या फिर जो कच्चा धानी का जो तेल वगैरह रहता है, उसमें स्नेहन बहुत रहता है। तो ये मारुतग्न रहता है, वायु का शमन करता है, बल को बढ़ाता है, अग्नि को बढ़ाता है, और त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ये त्वचा बताया। आंत्र में विशेष रूप से पक्वाशय में, पक्वाशय गुद आदि अवयव मातृज हैं।
वहां पे हमेशा स्निग्धता रहनी चाहिए। हमारे यकृत में भी उसका कार्य होने के लिए स्निग्धता रहनी चाहिए। अगर यकृत में स्निग्धत्व कम हो गया तो क्या बीमारी होगा? सेरोसिस ऑफ लिवर या फाइब्रोसिस ऑफ लिवर, फाइब्रोटिक चेंजेस आते हैं, या सेरोसिस, वो पूरा ड्राई हो जाता है। प्लीहा में अगर होते हैं तो उसके सेल मरने लगते हैं पूरा, है ना। उसी तरह से पूरा ग्रहणी कला में अगर है तो वातज ग्रहणी होगा, ड्राई होने लगेगा। फिर वो ड्राइनेस ज्यादा आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पे जख्म हो जाएगा, छिल जाएगा, और क्रॉन्स डिजीज होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। जो हम खाना खा रहे हैं वही जाके इन्फ्लेम करेगा, क्योंकि हम कुछ तीखा खाते हैं, कुछ वो खाते हैं, तो वहां के म्यूकोजल लेयर को खराब करेगा, पित्त बढ़ेगा, और वो क्रॉन्स डिजीज होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में होगा तो वो ये हो जाएगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा। मतलब स्नेह का कितना ज्यादा महत्व है, ये बताने का उद्देश्य है। तो यहाँ पे बताया कि स्निग्धता जो है वो धातुओं के माध्यम से अवयव तक आती है। ये परंपरा हमेशा रहा, जिसको हम लोग धातु स्नेह परंपरा बोलते हैं। उसके बारे में आचार्य लोगों ने बोला है, परस्परो उपस्तंभा धातु स्नेह परंपरा। धातु स्नेह परंपरा जो रहती है, उससे एक धातु को दूसरे धातु को स्नेहन मिलता है। स्नेह मतलब एक तरह से हम बोलेंगे प्यार मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आदित्य सर अगर अनुरिता मैम से प्यार से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है ना। एक कलीग के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में स्नेह। इसी तरह से शरीर के अवयव में एक धातु, रस धातु रक्त को, रक्त मांस को, मांस मेद को, मेद अस्थि, अस्थि को, ये तरह से धातु स्नेह परंपरा से एक दूसरे को स्नेह मिलता है। इसको स्नेह परंपरा बोला है। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है टीका में कि धातु स्नेह परंपरा परस्परो उपस्तंभोनित अन्योन उपस्नेहेन सस्तंभाच संतर्पयतेति यावत। मतलब धातु स्नेह परंपरा से परस्पर एक धातु दूसरे धातु को अन्योन्य उपस्नेहन, अन्य एक को दूसरा, दूसरे को पहला, पहले को तीसरा, ऐसे करके स्नेहन तृतीया एक वचन स्नेह के साथ सस्तंभ संतर्पेति, वह संतर्पण करता है स्नेह के रूप में, वो एक दूसरे को पोषण देता है, स्नेहन देता है। तो इस तरह से आंतरों को स्निग्धता कायम मिलते रहती है, एक धातु से दूसरे धातु के हिसाब से। ठीक है, आप लोग को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, मैं बताते बताते मुझे मैं ही थक गया, अभी आधा ही हुआ है अभी। हाँ बीना मैम बताइए। हाँ, अग्निमान्य है तो हम स्नेहन देते हैं, तब सामत्व कैसा नहीं आ जाता? सामत्व आता है ना, स्नेह की वजह से आम उत्पत्ति होती है ना। अग्नि में उतनी सामर्थ्य नहीं रहती है कि वो आम को मतलब स्नेह को पचा पाए। मगर जब भी मलावरोध रहता है तो दीपन पाचन दे के हम मात्रा बस्ती चालू करते हैं, मात्रा इसका बस्ती जब हम देते हैं तो, हाँ हाँ मात्रा बस्ती देने का ये उद्देश्य है कि ऊपर से दीपन पाचन दे रहे हैं, हाँ मात्रा बस्ती देते हैं तो वहां पर भी स्नेहन होता है ना, स्नेहन कार्य होता है। दीपन पाचन का ये है कि एक जगह आपने आग लगा दिया तो आग धीरे 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 जाके पूरा जंगल को आग लगा देता है। वैसे उस आपने ऊपर से दिया मात्रा अग्नि को बस्ती से तो शोष्यमाने वानी भी अग्नि अच्छी हो जाएगी। उस मात्रा बस्ती से अग्निमान्य बढ़ जाना चाहिए ना वहां पे। नहीं, क्योंकि शोष्यमाने वानी तो जागृत है ना, ऊपर हाँ की, ऊपर की अग्नि मंद है, नीचे तो हाँ अच्छी है ना। हाँ यही ओके कॉन्सेप्ट पे चक्रपाणी जी ने भी क्वेश्चन पूछा हाँ कि ज्वर होता है, ज्वर में तो अग्निमंद होता है, फिर हम लंघन कराते हैं तो वो कैसे ठीक होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है टीका में। और गंगाधर जी ने भी पूछा है टीका में कि ऐसे कैसे है कि हम लंघन करा रहे हैं, ऊपर तो अग्निमंद है, ये अग्नि आया कहाँ से, जिसने पूरा दीपन पाचन किया और आम का पचन कहाँ से आया। तो ऐसा बताया, आंसर दिया है कि केवल स्थूल अग्नि जाठराग्नि मंद है, लेकिन धात्वग्नि तो है ना, अपना भूताग्नि तो है ना, वहां से आग आ जाता है, यहाँ से लंघन किया, वहां से अग्नि आता है, अग्नि आके यहाँ की जाठराग्नि को प्रदीप्त कर देता है। जंगल में एक जगह आग जल रही है और पूरा अंदर ईंधन रखा हुआ है, तो आग धीरे धीरे आके यहाँ तक जला देगी ना, अग्नि को बढ़ा देगी। वैसे ही शोष्यमाने वहनी तो अच्छी है ना, अगर अग्नि पूरा जीरो हो जाएगा तो इंसान मर जाएगा। अग्नि कहीं ना कहीं रहती है, मतलब वो जिंदा है इंसान। सर ये जो आपने पंचभूताग्नि बताई है सर, सर हाँ इसको अभी टॉपिक से भटकना होगा, लेकिन इस पे भी कभी आप जैसे किस तरह जरूर। से वो कार्य करती है, जी 5 भूतों को पकड़े रहती है जी सर। जी। सर ये जो इसने है, इसने हाँ में जो पंचभूतों के हिसाब से जल जलीय अंश होता है, जी
और जलीय अंश होगा, और वो अपने जो क्लेदक कप होता है तो अपने आप ऐसे बोले ना, आप पे की अग्नि होता है, ऐसे बोलिए ना। अग्नि, अग्नि का केवल बोलिए, आप पे की अग्नि, मतलब जल की अग्नि, अग्नि है वहां पे जो लेकिन जल तत्व को पोषण कर पंच रही है। महाभूतों के हिसाब से देखेंगे जब तो उसमें जल ही करेंगे सर, अग्नि कैसे करेंगे स्नेह में? नहीं, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैं हम ये जब, कह रहा हूँ कि हाँ, स्नेह है उसमें पंच भौतिक के आधार पर अपन क्या मानेंगे उसमें? स्नेह में हाँ। जैसे कि घृत तेल वसा मज्जा। हाँ, तो इसमें कौन सा अपने पंच भाई, पांच ही तो महाभूत हैं अपने, तो पंच पंचमहाभूत। महाभूतों में से अपन कौन सा महाभूत मानेंगे, कौन तो से महाभूत का प्रधान मानेंगे तेल, स्नेह में? तेल में तो जल की अग्नि है ना, वो अपने इसमें, जठर। क्या? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ सर कि इसमें में अपन को जल महाभूत होता है, और जो जल जल महाभूत महाभूत है। होता है, लेकिन उसमें खुद भी तेल जो है उष्ण बताया है, उसमें खुद भी जल की अग्नि रहती है। और वो हमारे शोष्यमाने वहनी के साथ जब मिलती है, बस्ती देते हैं, तो दोनों अग्नियां मिलके फिर वो स्नेह का भी पाचन करते हैं, ये मुझे कहना है। फिर वही होता है कि उसमें क्योंकि क्लेदक कप भी है और समान वायु है, तो दोनों वहां से काम करके वो दोनों अपनी व्यवस्था वहां से आगे से चला लेते हैं, यही क्लेदक होता है। कब तो सर ऊपर है, आमाशय में है। यहाँ हाँ, पे बस्ती का अगर बात हो रहा है तो। आमाशय से तो नीचे जाएगा सर, भोजन के साथ ही वो उधर। हाँ, लेकिन ये मैडम ने पूछा कि बस्ती में वो कैसे काम करता है, वो बात क्या है। ठीक। हम लोग ऊपर क्लेदक कप का आवरण है, तो वो तो अग्नि मानदेय है ही, मंदाग्नि है, तो वहां पे हम दीपन पाचन करते हैं ना, अग्नि को बढ़ाते हैं। अगर शरीर की अग्नि कम पड़ रही है तो हम ऐसे द्रव्य देते हैं ना, जैसे अजवाइन है, शुंठी है, अदरक है, त्रिकटु है, पंचकोल है, जो अग्नि तत्व प्रधान है, वह अग्नि को हेल्प करते हैं जलाने को। जैसे माचिस की तीली है, ईंधन को जला देती है, वैसे ही वो हम एक तरह से अग्नि दे रहे हैं ना, तत्व, दीपन और पाचन। अग्निमांद्य है तो समान वायु की विकृति है, और मलावरोध है तो अपन, अपान विकृति है। हाँ जी, यानी मलावरोध है तो इन दोनों वायु पर काम करना चाहिए। बराबर सही बताया। हमें दीपन पाचन अनुलोमन इसलिए तो करना है, और अनुलोमन भी ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज्यादा हमने ड्राइनेस ला दिया, वहां के वायु को विकृत कर दिया, अग्नि को मंद कर दिया वहां पे। इसलिए तो हम बार बार बोलते हैं स्नेह 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 देना है, बस्ती देना है, मात्रा बस्ती देना है, ऊपर से घी भी खिलाना है दीपन पाचन करके। काफी बार बराबर। क्या होता है मैम, पित्त का जो उष्ण गुण है, पित्त का उष्ण गुण बढ़ने की वजह से भी रुक्षता आती है, और रुक्षता आने के बाद में भी अग्नि का जो भी है वो विषमता निर्माण होता है। तो आपको जो जो उसके हम जो भी संप्राप्ति बनाते तो उसके पहले हेतु लेने का वजह ये होता है, किस वजह से वन्नी दूषित हुआ है, किस वजह से दोष दूषित हुआ है। वो जो दोष का अंशांश कल्पना है वो लगा के फिर हम चिकित्सा देते हैं, कहाँ गंधर्व हरित की यूज करनी है, कहाँ हरित की यूज करनी है, ये उसी पे डिपेंड रहता है। तो हमें हेतु, उसके बाद में घटित संप्राप्ति, और फिर मिलने वाला उपशम, इसके ऊपर ट्रीटमेंट। और जो आपने कहा पित्त की उष्णता बढ़ती है तो रुक्षता आती है, तो वो जो पित्त है उसके सामने वायु है, वो अग्नि सखा बोला ही है, जहां जहां पित्त है वहां वहां उसका बेस्ट फ्रेंड जाएगा। तो वो उष्णता जो है ना, वो क्या करेगा, वायु को भी बोलेगा उसको सुखाओ, सेल को सुखाओ, इसलिए हम लोग घृत देते हैं। तो वो स्नेहन करता है, शीत वीर्यात्मक उसको बैलेंस करता है, वायु का भी बैलेंस करता है, पित्त का भी उष्णता तीक्ष्णता को कम करता है, और फिर अग्नि बढ़ जाता है। संदूषण करती है ना वायु तो। हाँ। हाँ, तो हम लोग जैसे हवन में घी डालते हैं, तो वो क्या करता है, स्नेहन करके वो मतलब एक तरह से अग्नि को प्रदीप्त करता है, घी संदूषण करता है, बराबर। तो इसीलिए कॉन्स्टिपेशन का बीमारी है, उसमें स्नेह का बहुत ज्यादा महत्व है, अग्नि का महत्व है, स्नेह का महत्व है, और वायु का महत्व है। वायु को भी प्राकृत करना है हमें, वायु ऐसा नहीं है कि वायु को अटका दिया, वायु को भी प्राकृत करना है, अनुलोमित करना है, अग्नि को भी अच्छा करना है, और स्नेह को भी अच्छा करना है। और एक बोलना था कि तीक्ष्ण रेचन यहाँ नहीं चलेगा मलावरोध में। यहाँ सौम्य रेचक ही चाहिए ना, हाँ द्राक्षा हाँ, वो तो कोष्ठ के हिसाब से हुआ ना। पोस्ट के तो हिसाब से। हाँ। कोष्ठ है तो हमें तीक्ष्ण नहीं देना, मृदु कोष्ठ, मृदु कोष्ठ में हमें सॉफ्ट दवाई चाहिए, मनुका वगैरह। बहुत ज्यादा वहां पे बहुत ज्यादा हार्ड है तो वो वहां पे स्ट्रांग ही चाहिए हमें। मगर उससे वात प्रकोप फिर बढ़ जाएगा ना। नहीं, उसके लिए स्नेहन बोला है। हम जब भी तीक्ष्ण विरेचन देते हैं उसके पहले हमें स्नेहन कराना है, स्नेहन स्वेदन करा के तब हमें विरेचन देना है।
अच्छा हर हाँ चीज को उन्होंने सोच के बताया है। बिना स्नेहन के आप क्रूर कोष्ठी को कराएंगे, वो इंटेस्टाइन फट जाएगा ना, पूरा छिल जाएगा, ब्लीडिंग होने लगेगा, खून आने लगेगा और डिहाइड्रेट हो जाएगा ऊपर से। तो इसलिए स्नेहन स्वेदन करके, या वो जो हमारे दुलिया के जो सर थे ना, पीटी जोशी सर, वो बोलते थे मात्रा बस्ती दे के तभी आप वमन कराइए या विरेचन कराइए। तो वो हाँ सर, तो एक प्रता जोशी, हाँ जी, नाना जोशी ना सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर। जी। अभी ये टॉपिक तो और भी बहुत ज्यादा है, अभी आज नहीं हो पाएगा। इसमें मेरा मेरा पूरा दिमाग हिल गया, ये बताने में, पढ़ने में और समझाने में। सर लेकिन संतोषण का अर्थ क्या होता है सर? संदूषण संतोषण मतलब थोड़ा सा आग जल रहा है, तो आप क्या करेंगे, पेपर डालेंगे, फूक मारेंगे, फिर पेपर डालेंगे, फूक मारेंगे, पेपर डालेंगे, फूक मारेंगे, उस आग को उसको बढ़ाएंगे। बढ़ाना, आग के साथ योग करके उसको बढ़ाना। अगर जैसे कि हवन का पूरा समीधा है, ऊपर से आपने सब कुछ भर दिया, तो वहां धुआं निकलने लगेगा, वो आग बुझ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, फिर वो समीधा को थोड़ा साइड में करते हैं, थोड़ा मतलब एयर पैसेज होने देते हैं, एयर जाने देते हैं, फिर वहां पे और अग्नि को बढ़ने देते हैं। तो यहाँ अग्नि जो है, हमें केवल ऐसा नहीं कि ईंधन, एलोपैथी साइंस बोलता है कि कोई खाना नहीं खा रहा है ना, तो इतना कार्बोहाइड्रेट दो, इतना पनीर दो, इतना प्रोटीन दो। वहां पे अग्नि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है एलोपैथी में। हमारा है पानी को पचाने के लिए भी अग्नि चाहिए। जी सर, जी सर। सर एक और डाउट सर, जैसे वायु का अनुलोम और प्रतिलोम दो अवस्थाएं, नीचे ऊपर, इसी प्रकार पित्त का रेचन, विरेचन और प्रतिरेचन ऐसा कुछ होता है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, पित्त का रेचन कर्म कर रहे हैं, मतलब वो वायु ही निकाल रहे हैं, कचरा वाला पित्त को। जी सर, जी गति सर। किसको है, केवल वायु को है। यस सर, यस सर। कफम पंगु पित्तम पंगु पंगवो मल धातवा वायु नाम यत्र नियंती तत्र गच्छति मेघवत। मतलब कफ और पित्त पंगु हैं, वो खुद नहीं कुछ कर सकते हैं, वायु ही सब कुछ कर रहा है। जैसे कि मेघ होता है, बादल होते हैं, उनको वायु लेके जाता है इधर उधर, बारिश कराता है सब। तो पित्त का खुद का काम नहीं है, वो वायु करा रहा है। रंजक पित्त का भी कार्य करना है, आलोचक पित्त का भी कार्य करना है, पाचक पित्त का भी, सब में वायु ही काम कराता है। जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया। हाँ, तो अभी ये थोड़ा ही हो पाया है, अभी इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। ये किसी को किताब चाहिए या आर्टिकल चाहिए तो मैं भेज दूंगा इसका PDF। सर मुझे चाहिए, और आपका ओके, एक्सप्लेनेशन तो ऐसे रखिएगा सर। जी ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, 8:30 हो गया है, मेरे कुछ पेशेंट आए हैं, फिर मैं 9 बजे हम फिर बात करेंगे, और इसका भाग 2 कल करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी मैं, और इसी के हिसाब से व्याधियां भी हमें इस पे डिस्कस करना है। अभी ये थोड़ा ही हुआ है, अभी तो बहुत सारा बात करना है हमें, इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाता है। और ये मैं बाई लक, मुझे ये 1526 का ये लेख मुझे मिला, मुगलों के टाइम जब आगमन हो रहा था तब का मिला। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, इसका भाग 2 कल करेंगे। थैंक यू, प्रणाम।